हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रेडियोलॉजी जर्नी विद मंशिका। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीटिवली पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स-रे ट्यूब इज द। जो हमारा प्रिंसिपल सोर्स होता है इलेक्ट्रॉन का एक्स-रे ट्यूब में वो क्या होता है? एनोड, टारगेट, फोकसिंग कप, कैथोड फिलामेंट या फिर ऑप्शन नंबर डी रोटर। इसका करेक्ट आंसर होगा विच इज ऑप्शन नंबर सी कैथोड फिलामेंट। प्रिंसिपल सोर्स कौन होता है? हमारा कैथोड फिलामेंट होता है फॉर द इलेक्ट्रॉन इमिशन इन द एक्स-रे ट्यूब। कैसे इमिट होता है? द हीटेड फिलामेंट इमिट द इलेक्ट्रॉन्स बाय थर्मियोनिक इमिशन। जो हमारा हीटेड फिलामेंट होता है वो क्या करता है? हमारे इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है किस प्रोसेस के थ्रू? थर्मियोनिक इमिशन के द्वारा। These electrons are then attracted towards the anode target। जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फिर क्या अट्रैक्ट होता है? हमारे एनोड और टारगेट की तरफ अट्रैक्ट होता है बाय द हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज लगा होता है तो हाई वोल्टेज के द्वारा हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनोड टारगेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। व्हेन दे आर स्ट्राइक ऑन द टारगेट एक्स-रेज आर प्रोड्यूस। जब वो स्ट्राइक करते हैं टारगेट में तो जो भी उनकी काइनेटिक एनर्जी वो गेन कर लेते हैं वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाती है? एक्स-रेज में कन्वर्ट हो जाती है और हमारी एक्स-रेज प्रोड्यूस होती है। जो हमारी 99% काइनेटिक एनर्जी होती है वो हीट में कन्वर्ट होती है एंड ओनली 1% जो काइनेटिक एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं हमारी एक्स-रेज में। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्राइमरली कंट्रोल्स द पेनिट्रेशन पावर ऑफ एन एक्स-रे बीम। तो इनमें से ऐसा कौन सा प्राइमरी फैक्टर है जो कि पेनिट्रेशन पावर कंट्रोल करता है एक्स-रे बीम की? ऑप्शन नंबर ए इज एमएएस, बी केवीपी, सी एक्सपोजर टाइम या फिर ऑप्शन नंबर डी फोकल स्पॉट साइज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी केवीपी। केवीपी प्राइमरली कंट्रोल करता है पेनिट्रेशन पावर को, मतलब क्वालिटी ऑफ एक्सरे फोटोन्स। अगर हम केवीपी मतलब किलो वोल्टेज पीक को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा गेन करेंगे काइनेटिक एनर्जी और दीज फोटोन्स हैव अ ग्रेटर एबिलिटी टू पेनिट्रेट द बॉडी। इसलिए केवीपी क्या कंट्रोल करता है? हमारी क्वालिटी मतलब पेनिट्रेशन पावर। और एमएएस फैक्टर कंट्रोल करता है बीम की क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स को कंट्रोल करता है। अगर हम एमएएस इंक्रीज करेंगे तो बीम की क्वांटिटी जो होती है नंबर ऑफ फोटोन्स वो इंक्रीज होंगे। अगर केवीपी को इंक्रीज करेंगे तो कंट्रोल ऑफ बीम क्वालिटी मतलब हमारी जो पेनिट्रेशन पावर है वो हमारी केवीपी से कंट्रोल होती है। वहीं एक और चीज हमें देखने को मिलता है, अगर हम लो केवीपी देखेंगे तो प्रोड्यूस करेगी लो एनर्जी के फोटोन्स को जिनकी लोअर पेनिट्रेशन पावर होगी बट लॉन्ग वेवलेंथ देखने को मिलेगी। वहीं अगर हाई केवीपी है तो वो प्रोड्यूस करेगा हाई एनर्जी के फोटोन्स को जिसकी हमारी शॉर्ट वेवलेंथ देखने को मिलेगी और हाई पेनिट्रेशन पावर देखने को मिलेगी। Question number 3 is if the distance between the X-ray source and the image receptor is double, the radiation intensity at the image receptor will become। मतलब जो डिस्टेंस है अगर वो एक्सरे सोर्स और इमेज रिसेप्टर के बीच में डबल कर दिया गया है तो रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या होगी हमारे इमेज रिसेप्टर तक पहुंचते पहुंचते? ऑप्शन नंबर ए इज ट्वाइस द ओरिजिनल इंटेंसिटी, बी 4 times the original intensity, ऑप्शन नंबर सी इज 1/2 ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी या फिर ऑप्शन नंबर डी 1/4 ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर डी 1/4 ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी। ये हमें पता चलता है इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग। इनवर्स स्क्वायर लॉ हमें बताता है कि जो इंटेंसिटी होती है रेडिएशन की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। तो अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, डबल कर देंगे उसे, तो जो हमारी इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी ओरिजिनल इंटेंसिटी से। क्वेश्चन नंबर 4 इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग रेडियोग्राफिक ग्रिड इज। मतलब मेन पर्पस क्या होता है रेडियोग्राफिक ग्रिड का यूज करने का? ए रिड्यूस पेशेंट मोशन या फिर बी इंक्रीज स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी इज रिड्यूस स्कैटर्ड रेडिएशन रीचिंग द इमेज रिसेप्टर या फिर ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ प्राइमरी रेडिएशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर सी रिड्यूस स्कैटर्ड रेडिएशन रीचिंग द इमेज रिसेप्टर। जब भी एक्सरे का एक्सपोजर होता है तो दो टाइप की रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं, एक होती है प्राइमरी रेडिएशन और एक होती है हमारी स्कैटर्ड रेडिएशन। प्राइमरी रेडिएशन जो होती है वो तो डायरेक्ट पेशेंट की बॉडी से पेनिट्रेट करके हमारी इमेज जनरेट करने में और डायग्नोस्टिक में हेल्प करती है। वहीं जो स्कैटर्ड रेडिएशन होती है वो पेशेंट की बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइक स्ट्राइक होकर स्कैटर्ड हो जाती है। तो उसका काम क्या होता है? बेसिकली वो रिड्यूस करता है
इमेज के कॉन्ट्रास्ट को, इंक्रीज करता है फिल्म फॉगिंग को और पुअर इमेज क्वालिटी को बढ़ाने में स्कैटर रेडिएशन काम करता है। तो जो रेडियोग्राफिक ग्रिड होता है जो कि कंटेन करता है लाइट के स्ट्रिप्स विद अ रेडियोल्यूसेंट स्पेसेस, उसका काम क्या होता है, वो जो स्कैटर रेडिएशन आ रही है वो उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है और प्राइमरी रेडिएशन को अलो करता है कि वो पास थ्रू हो और डायग्नोस्टिक इमेज जनरेट करने में हेल्प करे। ग्रिड हमारा हेल्पफुल होता है स्कैटर्ड रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करने में, इमेज की क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए एंड हमारा कॉन्ट्रास्ट भी इंक्रीज करने के लिए। बट ग्रिड यूज करने से हमारा जो पेशेंट डोज है वो भी इंक्रीज होता है, क्योंकि जो ग्रिड होता है वो स्कैटर्ड रेडिएशन ऑब्जॉर्व कर लेता है और सिर्फ हाई पेनिट्रेटिंग जो एक्सरे होती है वही पास थ्रू हो पाती है ग्रिड से। इसलिए हमें हाई डोज देनी पड़ती है पेशेंट को, ताकि जो हाई पेनिट्रेटिंग पावर है वो ग्रिड को और पेशेंट की बॉडी को क्रॉस करके हमारी एक अच्छी विजुअलाइजिंग इमेज जनरेट करे। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर प्रोड्यूस द लीस्ट ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जो कि हमें लीस्ट ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर ए इज लार्ज फोकल स्पॉट विद इंक्रीज्ड ओआईडी, ऑप्शन नंबर बी इज स्मॉल फोकल स्पॉट विद डिक्रीज्ड ओआईडी, ऑप्शन नंबर सी इज लार्ज फोकल स्पॉट विद डिक्रीज एसआईडी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंक्रीज्ड ओआईडी विद इंक्रीज्ड मैग्निफिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी स्मॉल फोकल स्पॉट विद डिक्रीज्ड ओआईडी। सो बेसिकली हमारा जो ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस होता है वो ब्लरिंग होता है ऑफ द इमेज ड्यू टू डिविजन्स ऑफ एक्सरे फ्रॉम द फोकल स्पॉट। हमारे जो एक्सरेज का डिविजन्स देखने को मिलता है फोकल स्पॉट से, उसकी वजह से हमें ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस या पेनिम्ब्रा देखने को मिलता है इमेज में। तो जो हमारा ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस है वो इंक्रीज होता है इंक्रीज विद फोकल स्पॉट साइज एंड ओआईडी। जितना हम फोकल स्पॉट साइज और ओआईडी बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस हमें इमेज में देखने को मिलेगा। तो अगर हम फोकल स्पॉट साइज और ओआईडी को डिक्रीज कर दें तो हमें ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस भी लीस्ट देखने को मिलेगी हमारी इमेज में। Question number 6 is the Hounsfield unit value of water in city is approximately, जो हमारी Hounsfield unit होती है वाटर की सिटी में वो कितनी होती है अप्रॉक्स। ऑप्शन नंबर ए इज -1000, बी -100, या ऑप्शन नंबर सी 0, या फिर डी +1000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी, जो हमारी Hounsfield यूनिट होती है वाटर की सिटी स्कैन में वो होती है 0। -1000 होती है हमारी एयर की, वाटर की 0 होती है, कॉर्टिकल बोन्स की देखने को मिलते हैं +1000 हॉर्न्सफील्ड यूनिट, एंड इसके अलावा फैट के देखने को मिलते हैं -100 टू -50, और सॉफ्ट टिश्यूज के देखने को मिलते हैं +30 टू +80 हॉर्न्सफील्ड वैल्यू। Question number 7 is which city parameter determines the width of the displayed range of city number, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा सिटी पैरामीटर है जो कि डिटरमाइन करता है हमारा विड्थ डिस्प्लेड रेंज ऑफ सिटी नंबर। ऑप्शन नंबर ए इज विंडो लेवल, बी विंडो विड्थ, या फिर ऑप्शन नंबर सी मैट्रिक्स साइज, या फिर ऑप्शन नंबर डी पिच। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी विंडो विड्थ, जो होता है हमारे एक ऐसा पैरामीटर है सिटी का जो कि डिस्प्ले करता है रेंज ऑफ सिटी नंबर्स। अगर बात करें विंडो विड्थ की तो ये डिटरमाइन करता है रेंज ऑफ सिटी नंबर्स, या फिर बात करेंगे हॉर्न्सफील्ड वैल्यू जो कि डिस्प्ले होती है शेड्स ऑफ ग्रे में, मतलब डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे के हिसाब से हमें डिस्प्ले में डिटरमाइन करवाता है सिटी नंबर और हॉर्न्सफील्ड वैल्यू। साथ ही इमेज के कॉन्ट्रास्ट को भी कंट्रोल करता है। अगर नैरो विंडो विड्थ होगी तो मोर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा, अगर वाइड विंडो विड्थ होगी तो लेस कॉन्ट्रास्ट हमें इमेज में देखने को मिलेगा। नैरो जो हमारा विंडो विड्थ होता है एग्जाम्पल 200 है हमारा हॉर्न्सफील्ड वैल्यू, तो वो डिस्प्ले करेगा स्मॉल रेंज ऑफ हॉर्न्सफील्ड यूनिट। हाई कॉन्ट्रास्ट को इंडिकेट करेगा बेटर फॉर सॉफ्ट टिश्यूज डिफरेंटिएशन, मतलब जो हमारा विंडो विड्थ है अगर वो नैरो है तो हाई कॉन्ट्रास्ट और बेटर सॉफ्ट टिश्यू डिफरेंटिएशन हमें देखने को मिलेगा। वहीं अगर जो हमारा विंडो विड्थ है वो वाइड है, मतलब 2000 के अराउंड हमें हॉर्न्सफील्ड यूनिट देखने को मिल रही है, तो वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा लार्ज रेंज ऑफ हॉर्न्सफील्ड यूनिट। और इसी के साथ हमें लो कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा, बेटर फॉर डिटेक्टिंग ओवरऑल डिफरेंस, मतलब ओवरऑल डिफरेंटिएशन देखने में हमारा जो वाइड विंडो विड्थ है वो हेल्पफुल होता है। लाइक एग्जांपल बोन्स और लंग्स के बीच में हमें डिफरेंटिएशन देखना है तो उसमें हमारे लिए यूजफुल क्या होगा, वाइड विंडो विड्थ। वहीं अगर बात करें ब्रेन की तो ब्रेन के लिए हमारा यूजफुल क्या हो सकता है, नैरो विंडो विड्थ, जिसमें हमें सॉफ्ट टिश्यूज की डिटेलिंग देखने को मिलती है और हमारा ब्रेन क्या देखने को मिलता है, बेटर देखने को मिलता है नैरो विंडो विड्थ में, हाई कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। वहीं अगर अदर ऑप्शंस की बात करेंगे विंडो लेवल, तो विंडो लेवल का करता है सेट करता है द सेंटर ऑफ द रेंज। मैट्रिक्स साइज की बात करेंगे, इफेक्ट करता है हमारी इमेज की डिटेल्स को। पिच की बात करेंगे तो ये टेबल मूवमेंट होता है इन सिटी, मतलब कितने हमारे रेवोल्यूशन के साथ कितनी बार हमारी टेबल जो है मूव कर रही है, मूवमेंट हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 इज इन एमआरआई द प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, इनमें से किससे हम प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज बी नॉट, बी बी वन, या फिर ऑप्शन नंबर सी आर एफ, या फिर ऑप्शन नंबर डी ग्रेडियंट फील्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर ए, बी नॉट से हम प्राइमरी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं एमआरआई में। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द T1 वेटेड एमआरआई इमेज, इनमें से कौन सा हमारा T1 वेटेड एमआरआई इमेज का कैरेक्टरिस्टिक है? ऑप्शन नंबर ए इज CSF appears bright, ऑप्शन नंबर बी फैट appear relatively bright, ऑप्शन नंबर सी फैट appear completely dark, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोन कॉर्टेक्स अपेयर्स ब्राइट। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर बी फैट अपेयर रिलेटिवली ब्राइट। अगर हम बात करेंगे T1 वेटेड इमेज की, तो वो ऑब्टेन्ड होते हैं बाय यूजिंग शॉर्ट रिपीटेशन टाइम और शॉर्ट इको टाइम्स। अगर वहीं बाकी की पॉइंट्स की बात करेंगे, सिग्नल कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे T1 वेटेड फैक्टर के, तो जो फैट होता है वो हमें ब्राइट देखने को मिलता है विद हाई सिग्नल्स। CSF और जो वाटर होता है हमें T1 वेटेड एमआरआई में डार्क देखने को मिलता है विद लो सिग्नल्स। व्हाइट मैटर की बात करेंगे तो रिलेटिवली ब्राइट देखने को मिलता है। ग्रे मैटर हमें इंटरमीडिएट देखने को मिलता है, मतलब लेस ब्राइट देखने को मिलता है। बोन कॉर्टेक्स की बात करेंगे तो डार्क देखने को मिलता है, और एयर की बात करेंगे तो हमें ब्लैक देखने को मिलता है T1 वेटेड एमआरआई में। अगर बात करें कि फैट ब्राइट क्यों अपेयर होता है T1 वेटेड फैक्टर में, तो फैट के पास क्या होता है, एक शॉर्ट T1 रिलैक्सेशन टाइम होता है। शॉर्ट टी और टीई की वजह से फैट जो होता है वो रिकवर कर लेता है मैग्नेटाइजेशन क्विकली। तो इसी की वजह से हमें क्या मिलता है, हाई सिग्नल इंटेंसिटी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमें फैट ब्राइट देखने को मिलता है T1 वेटेड एमआरआई में। क्वेश्चन नंबर 10 इज द फिजियोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज्ड इन, फिजियोइलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल किस में यूज होता है? ऑप्शन नंबर ए इज सिटी इमेजिंग, बी एमआरआई, सी अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्लोरोस्कोपी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विच इज ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। एंड ये वीडियो जरूर अपने उन वीडियोग्राफर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं कमेंट करके ज़रूर बताएं।